लिया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद हमारा कैलेंडर जो है हमने समझ लिया। इसके बाद जो क्लास 3rd में जो बचता है वो है हमारा नॉर्मल ईयर, मंथ, वीक, इसके बारे में जानकारी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ईयर की। तो ईयर में आपको पता है एक होता है हमारा लीप ईयर और एक होता है, इसको हम वैसे लिख के देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम ईयर को समझते हैं। ठीक है, वैसे आप जानते होंगे लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में हम इसको समझ लेते हैं। एक होता है हमारा लीप ईयर और दूसरा होता है नॉन लीप ईयर। अब देखिए ईयर जो है उस ईयर में हमारे टोटल 365 या 366 दिन होते हैं। तो हम बच्चों को बता सकते हैं साल में 365 या फिर 366 दिन होते हैं कभी कभी, है ना। तो जब हम ये बताएंगे कभी 365 कभी 366, तो बच्चे के मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि ऐसा क्यों, कभी 365 कभी 366, है ना। तब हमारे पास नॉन लीप ईयर और लीप ईयर वाला कंसेप्ट होगा, उसको हम क्लियर करेंगे कैसे। तो लीप ईयर जो होता है हमारा, वो हिंदी में जैसे लौंद का महीना कहते हैं वो वाला साल। तो जो लीप ईयर होता है वो वाली जो साल होती हैं वो हमेशा 4 से डिविजिबल होती है, 4 से भाजित होती है, 4 से उसमें भाग चला जाता है, 4 से विभाजित होती है। ठीक है, 4 से विभाजित। तो 4 से जो ईयर विभाजित होते हैं, यानी कि किसी भी ईयर के लास्ट के 2 अंक हम देख लेते हैं 4 से भाग देके, अगर वो डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4, तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी लीप ईयर। ठीक है, तो जैसे कि हमने ले लिया 2004। अब आप 2004 में पीछे के 2 अंक देख रहे हैं, तो 04 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग आसानी से चला जाएगा, 4 0 4 1 4, एक बार, है ना। इसी तरीके से अगर हम 2010 की बात करते हैं तो 10 में अगर 4 से भाग देंगे तो ये भाग पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा। अगर हम करते हैं इसको सॉल्व तो 2010 हमारी लीप ईयर नहीं होगी। अगर हम 2011 की बात करते हैं तो वो भी हमारी लीप ईयर नहीं होगी। 2010 से हम स्टार्ट करते हैं, 10 भी नहीं है। 2000 अगर हम 11 को देखते हैं तो 11 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 2000 अगर हम 12 को देखते हैं तो 12, देखो 4 का अगर आप पहाड़ा पढ़ते हो तो 4 3 12 3 बार जा रहा है, यानी कि 2012 जो है वो हमारी लीप ईयर है। ठीक है, तो 2012 के बाद जो 2013 आएगी वो भी लीप ईयर नहीं है। 2014 आएगी, उसमें भी 4 से भाग नहीं जाएगा। 2015 आएगी, उसमें भी नहीं जाएगा। इसके बाद आती है हमारी 2016। 2016 में अगर 16 में आप अगर 4 का भाग देते हो तो 4 चौक 16, यानी कि 16 4 से डिविजिबल है। इसे आप क्या समझते हैं कि 2012 के बाद 2016 आई, 2010 से पहले 2009 और 2009 से पहले 2008, तो जो भाग जाएगा 4 का वो 2008 में जाएगा, है ना। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हर चौथी साल, 3 साल बीच में है, फिर चौथी आ गई, तो हर 3 साल के बाद जो चौथी साल आती है वो हमारा लीप ईयर होता है। अर्थात वो हमारा लीप ईयर होता है, अर्थात उस साल 366 दिन होते हैं। जो भी लीप ईयर साल होते हैं उसमें हमारे 366 दिन होते हैं, और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। अब जो एक दिन का डिफरेंस है वो कहाँ होता है, तो बच्चों को कैसे बता सकते हैं। वो एक दिन का जो डिफरेंस है वो फरवरी के महीने में होता है, फरवरी के महीने में, क्योंकि बाकी सारे दिन में 30 या 31, 30 31 इस तरीके से दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। और जब लीप ईयर होता है तब उस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो वो जो एक दिन बढ़ा 29 वाला, वो यहाँ जा कर के 365 में ऐड हो जाता है, तब हमारी ये जो साल बनती है वो लीप ईयर बनती है। अब ये एक दिन बढ़ता कैसे है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो जो पृथ्वी घूमती है, हमारा जो चक्र चल रहा है वो 24 घंटे का है, लेकिन एक साल बाद, हर एक साल बाद इस तरीके से वो 1/4 इस तरीके से बढ़ती है, तो वो चौथी साल में जाकर के वो एक दिन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो जब एक दिन पूरा उसका कंप्लीट हो जाता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है, तो 365 तो होते ही हैं, तो चौथी साल में जब एक दिन बढ़ता है तो वो मिला करके हमारा
66 हो जाता। फिलहाल हम ज्योग्राफी में नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, भूगोल के, है ना। बस इतना समझ लेते हैं कि हमारा फरवरी में 28 दिन नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है उस साल 29 दिन होते हैं, और यही 29 दिन जो एक दिन बड़ा है वही हमारा लीप ईयर में जा करके 365 का 366 कर देता है, और जो लीप ईयर होता है वो हमारा 366 दिन का होता है। तो आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद अब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और ईयर के बाद जो हमें बच्चों को जानकारी देने हैं वो जानकारी हमें देनी है मंथ की, ठीक है। तो पहले तो आप ईयर बताएंगे, दूसरा आप मंथ बताएंगे। मंथ में आप बताना है, आपको मंथ में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आप जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर तक बच्चों को बता देंगे। साथ ही आपको ये चीज़ याद रखनी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च में 30 दिन होते हैं। और इसको आप अपनी उंगलियों के माध्यम से भी बता सकते हैं कि जो हमारा जो जैसे इस तरीके से ये हाथ होता है इससे बता सकते हैं। जो ऊपर होता है उसमें हमारा 31 दिन होते हैं, जो गड्ढे में जाता है उसमें हमारे 30 दिन होते हैं। तो जनवरी 31 की, फरवरी 28 से 29, केवल फरवरी एक्सेप्शन है, फरवरी को छोड़ देंगे हम। मार्च 31 की, अप्रैल 30 की, मई 31 की, जून 31 का, जुलाई 31 की। वापस हम ऊपर आते हैं तो अगस्त भी 31 का। जुलाई और अगस्त कंटिन्यू ऐसे 2 महीने हैं, यानी कि जुलाई और अगस्त को आपको याद रखना है कि ये दो ऐसे कंटिन्यू, ऐसे जो कंटिन्यू जो मंथ है वो ऐसे हैं जिनके टोटल डेज होते हैं वो 31 होते हैं। बाकी जो मंथ होते हैं उनमें एक 31 का तो दूसरा 30 का, पहले 31 का फिर 30 का फिर 31 का फिर 30 का, ऑल्टरनेट चलता है ये क्रम। लेकिन जो अगर जुलाई और अगस्त होती है वो हमारी दोनों ही 31 दिन की होती है। तो इस तरीके से आप मंथ बच्चों को बता सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें बताने की है, मंथ में कितने वीक होते हैं। वीक का मतलब है, वीक जो हमारे, सबसे पहले बताना है, वीक हमारा 7 डेज का होता है, 7 दिन एक वीक कंप्लीट करता है। तो मंथ जो है, एक मंथ में हमारे लगभग, क्योंकि 30 दिन होते हैं तो 7 चौक 28, लगभग 4 हफ्ते होते हैं, है ना। हमें आसपास रहना है, क्योंकि बच्चों को एग्जैक्ट नहीं बताना कि 4 हफ्ता 2 दिन 3 दिन ऐसे ही, बस केवल उसके आसपास रहना है कि लगभग 4 महीने 4 हफ्ते होते हैं। जो 4 हफ्ते होते हैं, इस हिसाब से अगर हम बच्चों को बताएंगे कि ईयर में कितने हफ्ते होते हैं, तो एक महीने में अगर 4 हफ्ते होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 में 4 यानी कि लगभग 48, है ना। 48 से वो 50 भी हो जाते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 दिन सब में एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन बच्चों को हम बस इतना ही, उनके लिए जानकारी काफ़ी है कि अगर साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो टोटल मिला के हमारा 12 चौक 48 हफ्ते हो जाते हैं। तो हफ्ते, महीने, दिन, और इतनी जानकारी आपको क्लास जो 3rd हमारा है उसमें देनी है। अब हम इसके बाद हम करते हैं अपने क्लास 4th के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्लास 4th पे। चलिए, तो जो क्लास 4th का हमारा पहला टॉपिक है, हम क्लास 4th के बारे में बात कर रहे हैं। इसको कंप्लीट शुरू करने से पहले हम बता दें कि क्लास 5 में टाइम नहीं है, और हमें केवल 4th क्लास तक का ही टाइम पढ़ना है, सिलेबस में ही नहीं है, 1st to 4th तक ही पढ़ना है। बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो बस ये लास्ट हमारे, मतलब इसके 4th क्लास का जो सिलेबस का 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 टाइप के, वो समझ लेते हैं, फिर ये वीडियो हम अपना क्लोज करेंगे। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आपको क्लॉक बतानी है ना। तो क्लॉक के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, आप सब इससे परिचित होंगे, आपको इसको जानने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। फिर बस हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन समझेंगे कि एग्जाम क्या पूछेगा, क्या मांग है एग्जाम की। तो देखिए, हमें बस इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर मिनट की सुई, घंटे की सुई कितना चलती हैं, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, बस इनकी जानकारी। तो 1 आवर में हमारी 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो ये वाली सबसे जो छोटी सुई होती है वो हमारी सेकंड की होती है, वो चलती रहती कंटिन्यू। सबसे लंबी वही होती है ना, तो वो हमने इसमें नहीं बनाई है, आप उसको सब जानती हैं, इसको समझते हैं। हमने केवल मिनट और घंटे की सुई बनाई है। तो जो घंटे की हमारी चल रही है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अगर ये 12 पर है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई हमारी 12 पर है,
अगर ये लौट करके वापस अगर 12 पे आएगी, यहाँ से ये वापस लौट के अगर 12 पे आएगी तो कितना समय लगेगा। तो हमें सबको पता है कि अगर ये लौट के वापस आएगी इस पे, तो एक जो मिनट की सुई चलती है वो हमारी 60 सेकंड में 1 मिनट चलती है ना। तो सेकंड वाली सुई तो 60 सेकंड घूमेगी तब जाके 1 मिनट कंप्लीट होगा। जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा देगी तो कितना कंप्लीट कर लेगी, और घंटे वाली सुई अगर एक पूरा चक्कर लगाएगी तो पूरा 1 घंटा कवर कर लेगी, है ना। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो बनेगा वो आप आंसर कर सकते हैं। आप सबको ये क्लॉक है वो आती है, तो बस हमें इसमें इतना ही समझना है कि घड़ी कैसे काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं समय से रिलेटेड। समय जो होता है वो 12 आवर्स का होता है, दूसरा जो समय है वो 24 आवर्स का होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं 24 आवर्स का कहाँ होता है। तो इसकी 3 चीज़ें हैं। पहला है रेलवे, ये आपको पूछ सकता है कि किस किस में कहाँ 24 आवर्स वाला समय काम करता, तो रेलवे में, है ना। दूसरा हमारा होता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का समय भी 24 घंटे का होता है। तीसरा होता है बस, बस का जो बस टिकट जो होती है उस पर भी हमारा 24 आवर्स वाला समय ही चलता है, ठीक है। बस का जो टाइम टेबल होता है, सॉरी टिकट नहीं, टाइम टेबल बोलेंगे इसको। एयरपोर्ट का टाइम टेबल भी हमारा 24 घंटे पे चलता है। बाकी जो सब सारे समय है वो हमारे 12 आवर्स में चलते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए अगर हमारे यहाँ पे 1 बजा होगा AM और PM भी हमें ध्यान रखना है। AM हमारा जो है, अगर हमारा 1 यहाँ बज रहा है तो ये 1 रात का बज रहा है, तो 1 ये यहाँ भी 1 ही बजेगा, ठीक है, AM। लेकिन अगर हमारा दोपहर का 1 बज रहा है, अगर ये PM है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 12 के बाद 13 होगा। 12 के बाद इसमें 13 बजेंगे, यानी कि दोपहर का 1 बज रहा है। अगर हमारा टाइम यहाँ पे 2 PM है तो हमारा वो इधर समय 14 दिखाएगा, 14 बज रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे 7 बजेंगे तो यहाँ पे 19 दिखाएगा, 19 का मतलब है शाम के 7 बज रहे हैं, और यहाँ पे हमारा 7 PM दिखाएगा। 7 PM अगर 12 आवर्स की घड़ी में 7 PM हो रहा है तो हमारे 24 आवर्स की घड़ी में वो समय 19 दिखाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि अगर यहाँ पे 7 बज रहे हैं, 7 PM हो रहा है 12 आवर्स की घड़ी में, तो 24 आवर्स के हिसाब से कितना दिखाएगा समय, तो 24 के हिसाब से उसमें 19 दिखाएगा। यानी कि सुबह का जो रात का टाइम होता है 12 बजे का 1 2 3 4, वो 1 2 3 4 ही दिखाता है। AM वाला समय सेम दिखाता है, बाकी PM वाला जो समय है वो 12 के बाद आगे कंटिन्यू करता है। तो आपको ये चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन और हैं, 1 2 क्वेश्चन उनको समझ लेते हैं।